गुड इवनिंग। आज का टॉपिक क्या है? बालकों और बालिकाओं। क्या पढ़ना है आप लोगों को? ग्रेविटेशन, फिजिक्स क्लास 9। ग्रेविटेशन को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है? आप लोगों को पता है, ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। ग्रेविटेशन सर आइजैक न्यूटन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, है ना? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा डिस्कवर किया गया था ग्रेविटेशन। इसके पीछे का स्टोरी ये है कि एक बार न्यूटन साहब किसी पेड़ के मतलब सेब के पेड़ के नीचे बैठ के कुछ पढ़ रहे थे। अचानक से एक सेब टूटा और उनके सर पर आ गिरा। अब उन्होंने ये सोचा कि भाई ये सेब जो है नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया है। बहुत लोगों से उन्होंने पूछा, जवाब मांगा। भाई जब नहीं जवाब आया तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू किया, कारण जानने का प्रयास किया और फिर क्या हुआ, उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की और उन्होंने कहा अर्थ अपने आसपास की चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। मेरी एक स्टूडेंट है रिसु हर्षिका गुप्ता, ईयर 2019। जब वो 9th क्लास में थी तो एक दिन क्लास में बोलती है क्या कि सर आपको पता है? हमने क्या बेटा? सर आइजैक न्यूटन इस दुनिया के सबसे निकम्मे आदमी थे, उनके पास कोई काम नहीं था। हम बोले क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोली? तो बताइए सर, एक सेब टूट के क्या गिरा, उन्होंने ग्रेविटेशन को डिस्कवर कर दिया। कितना दिक्कत होता है सर हम लोगों को फिजिक्स पढ़ने में। तो हम बोले कि बेटा ये बताओ तुम होती तो क्या करती? सर हम होते तो उस सेब को खा जाते और साथ में बुलबुल को भी खिलाते। बुलबुल उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैं आपको बता दूं, रिसु और बुलबुल बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, है ना? बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और वो मेरे फर्स्ट बैच में थी। मेरे सारे के सारे स्टूडेंट माइंड ब्लोइंग थे। खास करके ये तीनों जो थे, जैसे कि रिसु यानी कि हर्षिका गुप्ता, उसको हम एक स्पेशल नाम दिए थे, डैट इज़ अर्जुन, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पावर इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि उसको कुछ भी पढ़ाओ बहुत जल्दी से वो कैप्चर कर लेती थी और उसको अपने काम से ज़्यादा कुछ दिखता नहीं था, है ना? एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग टू बी अ डॉक्टर। और बुलबुल का ग्रेस्पिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छा था। आज अचानक से याद आया इसलिए आप लोगों को बता दिए। एक बार की बात है, जब वो लोग 8th क्लास में थे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे थे और उस समय क्या था कि एक क्वेश्चन था जिसमें प्रॉफिट हुआ था 1 रुपये का। और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद बुलबुल लगी जोर जोर से हंसने। हमको लगा क्या हुआ भाई, इसको क्या हो गया? तो बोलती सर पता ही ना सर, कितना मतलब कि कितना कंजूस राइटर है, एक क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे ऐसे मेरे विद्यार्थी थे, है ना? सब अभी अपने लाइफ में इंगेज्ड हैं, सब कोई पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना? उसमें एक और बच्ची थी मुस्कान श्रीवास्तव, हमको गुरुजी कहती थी और हम उसको पुत्री कहते थे। द मोस्ट कन्फ्यूज स्टूडेंट ऑफ हर बैच, अपने बैच का सबसे कन्फ्यूज स्टूडेंट थी, है ना? लेकिन 10th के पेपर में सबसे अच्छा मार्क्स लेके आई। ओके, तो देखिए ये सब था मेरे पुराने स्टूडेंट्स की कुछ यादें, है ना? उसी तरह से एक स्टूडेंट और था रोनित सोनी, द मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट। तो ये 4-5 बच्चे हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फिर कभी बताएंगे आप लोगों को। तो ग्रेविटेशन था तो इसलिए थोड़ा सा रिसु का याद आ गया कि उसने ऐसा कहा था। तो देखिए कहने का मतलब है कि घटनाएं तो हर कोई देखता है ना? घटनाएं सब लोग देखते हैं लेकिन उसको अंडरस्टैंड बहुत कम लोग करते हैं और जो उसके पीछे का रहस्य जान गया वही तो साइंटिस्ट है ना? जैसे क्या न्यूटन साहब के सर पर सेब गिरा, क्या उसके पहले चीज़ें ऊपर से नीचे नहीं गिरती थी कि नहीं गिरती थी? गिरती थी ना। लेकिन फिर भी सर आइजैक न्यूटन को ही यह क्यों दिखा कि कुछ तो कारण है। इसलिए हमने, याद करो, जब मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया था आप लोगों को, तभी मैंने बताया था फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देख देख कर सीखते हैं। घटनाएं कैसे हो रही है,
है ना, और उसको हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, वही तो फिजिक्स है, समझे ना। तो न्यूटन साहब ने क्या किया, उसके पीछे के मैकेनिज्म को समझा कि आखिर सेब जो गिरा है वो नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया है ना। ऐसा नहीं कि सेब गिरा खा ली और दोस्तों को बुला के पार्टी कर रहे हैं, एप्पल पार्टी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक ग्रेविटेशन। तो देखो, अर्थ अपने चारों तरफ, अपने आसपास की चीज़ों पर एक फोर्स लगाती है और फोर्स लगा के अपने सेंटर की तरफ पुल करती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी, और हम इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशन को, द फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ कह सकते हैं, इसको ऐसे कहेंगे। तो देखिए, ये केवल अर्थ और अर्थ के आसपास की चीज़ों के लिए मतलब कि करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट हर एक हेवनली बॉडी के लिए भी है, मतलब हम कह दें टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के लिए भी है और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। टेरेस्ट्रियल किसको कहते हैं, जो ऑन द अर्थ है, और सेलेस्टियल किसको कहते हैं बेटा, जो इन यूनिवर्स में है, यानी कि हेवनली बॉडीज है। ओके, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें इसको ग्रेविटेशन फोर्स को क्या डेफिनेशन होगा, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is called gravitational force, है ना। ये न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था और न्यूटन ने इसको यूनिवर्सल लॉ बताया था, है ना, यूनिवर्सल लॉ बताया था। उन्होंने कहा था क्या कि ग्रेविटेशन यूनिवर्स के हर एक पार्ट में एप्लीकेबल होगा, है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसके चलते क्या होता है कि अर्थ सोलर सिस्टम, एक मतलब कि सोलर सिस्टम में अर्थ जो होते, अर्थ और बाकी के सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के राउंड एंड अबाउट मूव करते हैं, है ना। जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो अपने प्लैनेट के राउंड एंड अबाउट मूव करते हैं, है ना। तो इससे आधारित उन्होंने एक लॉ दिया, एक जिसको कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, है ना। तो उसको क्या लॉ था एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये किसके द्वारा दिया गया था, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, है ना। तो देखो इसमें हमने क्या पढ़ा, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या, मान लो कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ए और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बी। ये ऑब्जेक्ट ए जो है इसका मास है बेटा m1, क्या है m1, और b का मास क्या है m2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है r, क्या है r, है ना। तो ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहा, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहा कि यह जो फोर्स होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो क्या ये क्या होगा, m1 इंटू m2 होगा, है ना। और यही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस के इनवर्सली, ये ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली, है ना। तो किसके प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1/r²। बताया था ना हमने, डायरेक्ट रिलेशन कब होता है, न्यूमरेटर के साथ, और इनवर्स रिलेशन किसके साथ होता है, डिनोमिनेटर के साथ। हाँ बोलिए सर, डिस्टेंस को r से डिनोट किया तो वहाँ पर d कहाँ से आ जाएगा, r से डिनोट किया। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या मिला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है बउआ, f इज, और यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे और क्या लिखेंगे बेटा, m1 इंटू m2 और अपॉन r²। देखो
मैथमेटिक्स में अगर हमको कोई भी फोर्स का एक्सप्रेशन पता करना है तो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन होना चाहिए था, तब ना हम कहते कि यह फोर्स जो है इसके बराबर है ना। लेकिन क्या यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं? नहीं। तो इसको हमको इज इक्वल टू से रिप्लेस करना होगा बाबू, होगा ना। आप रीचा समझ रही हो? मानसी, आप बउआ, अविरल, यस, गोविंद, अनमोल, शिवांशु, वेरी नाइस। तो देखिए इसको रिप्लेस करना होगा किससे? इज इक्वल टू से। लेकिन यह तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, यानी कि यह जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है यानी किसी ना किसी टर्म पर, किसी ना किसी कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। यानी कि इसको रिप्लेस करने के लिए, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करने के लिए हमको कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर f इज इक्वल टू एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम g कहते हैं, और ये g का मतलब होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अब यह जो फॉर्मूला मिला है हमको वह यह बताएगा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, समझे। और यहाँ पर ये जो g हमने लिख रखा है, इस g को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट के लिए ट्रू है। ओके, समझे ना? यस सर। अब बात आता है कि सर इसका यूनिट क्या होगा, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इसका यूनिट क्या है ना। यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ देखो, हमको फॉर्मूला क्या मिला है बेटा, f इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि हमको g का वैल्यू जब पता करना होगा बेटा तो क्या करोगे, देखो ये वाला इसके नीचे और ये वाला इसके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी कि क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू f आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। कौन बता सकता है कि ये जो g आया है यहाँ पर, यानी कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, इसका यूनिट क्या होगा? हम बताएंगे। बोलिए गोविंद सराफ। सर f का मतलब होता है फोर्स, और वो आप डिस्टेंस को r से डिनोट किए हैं तो डिस्टेंस का होता है मीटर, और वो मास लिखे हैं तो मास का होता है kg। तो वो न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, वेरी गुड। क्या होगा इसका यूनिट, क्या होगा SI यूनिट क्या होगा बाबू? देखो फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, तो क्या हो जाएगा न्यूटन। ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होगा, और नीचे क्या है kg इंटू kg, क्या हो जाएगा kg स्क्वायर, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है kg। ओके, तो हमको यूनिट कितना मिला, हमको इसका SI यूनिट कितना मिला, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस यूनिट को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, nm टू द पावर 2 और kg टू द पावर -2। इसमें किसी को कोई दुख नो सर, है ना, क्लियर है ना सबको? अब देखिए ये जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या, फिक्स वैल्यू कोई ना कोई। आप लोग को 8th क्लास से ही पढ़ाते आ रहे हैं, है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज करता है, कांस्टेंट जो फिक्स रहता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन ना आया कि सर जब ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या है? आया कि नहीं? नहीं आया, बहुत अच्छा, तब आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, है ना। हाँ देखिए आया ना। यस सर। हाँ, ये अभिषेक भी पूछा था उसका, गोविंद सर्राफ के बड़े भैया अभिषेक सर्राफ, जब वो 9th क्लास में थे ईयर 2019 में, तो पूछे थे ये बात कि सर, लेकिन आप लोग नहीं पूछे कि सर ये जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या वैल्यू होगा। या तो आप लोग बुक पढ़ के आया करो, नहीं तो पूछा करो, बेवकूफ़ सब। तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। एनी डाउट इज देयर? नो सर। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? यस सर।
ओके, वेरी गुड। मुझे आपसे मुझे आपका बोल तू बहुत कुछ भूलेगा। सही में याद था। तो आज के क्लास में बस हम इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग क्या क्या पढ़ के आएंगे, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ के आएंगे, उसके बाद मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ के आएंगे, और फोर्स एंड प्रेशर तक आप लोगों को पढ़ के आना है। याद रहेगा? यानी कि इन टोटल आपको इस चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर तक सभी चीज़ें पढ़ करके आना है अगले क्लास में। ओके? यस सर। ओके? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम।